हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक 110 तक के सवाल सोल्व कर लिए थे। आज के वीडियो में हम आगे के सवाल सोल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, उनसे आपको मदद मिलेगी। तो हम सवाल शुरू कर रहे हैं। सवाल हमें दे रखा है 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले के लिए हम माइनस यूज़ करेंगे। कमल कमल के लिए के, सुरेश के लिए एस, है ना। इनके आयु का अनुपात क्या है? 6:5। ठीक है। फिर कह रहा है यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 है। 4 वर्ष बाद के लिए हम प्लस यूज करेंगे, है ना। बाद के लिए प्लस यूज करेंगे और 11:10 इनका अनुपात है। 11:10। ठीक है। अब कह रहा है वर्तमान में सुरेश की आयु वर्षों में क्या है। जैसे वर्तमान में हमसे पूछा है तो ये जो अनुपात हमें दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। जैसे एक दे रखा है हमें 6 साल पहले का, और एक दे रखा है हमें 4 साल बाद का, है ना। तो ये 6:5 जो है ये 6 साल पहले का दे रखा है, और 11:10 हमें जो कब का दे रखा है, 4 साल बाद का दे रखा है। तो इन टोटल दोनों अनुपातों में कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों की 10 सालों से तुलना कर देंगे, है ना। इस अनुपात में मतलब 10 साल का जो गैप है उससे हम इसका उत्तर निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं। तो इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10×6 = 60 और 11×5 = 55। फिर इन दोनों का अंतर कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। फिर इधर इसका गुणा करेंगे और इधर इसका गुणा करेंगे। तो ये हो गया 11×110 और ये 10×100। इसका अंतर आ गया हमारा कितना? 10। इन दोनों यूनिट की हम तुलना कर लेंगे तो 5 बराबर हो गया हमारे पास 10। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी निकल गई कितनी? 2। अब ये जो एक यूनिट की वैल्यू निकली है इससे हम हमारे जो आंसर की तरफ हमसे क्या पूछा, क्या है? सुरेश की आयु वर्षों में पूछा है। तो ये सुरेश की आयु का अनुपात क्या है? 5 है। तो इसमें 5 का यदि हम गुणा कर देंगे, 2 में यदि 5 का गुणा कर देंगे तो हमें सुरेश की 6 वर्ष पहले की आयु मिल जाएगी कितनी? 10 साल। अभी वर्तमान में लाना है तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो ये 16 साल हो जाएगी हमारी, है ना। वर्तमान में सुरेश की आयु कितनी निकल गई हमारी? 16 साल। यदि हम इस वाले अनुपात में गुणा करते हैं 11:10 में, सुरेश के में 10 वाले में गुणा करते हैं तो 2 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 20 साल उम्र निकल जाएगी। लेकिन ये कब की निकलेगी? 4 वर्ष बाद की। यहाँ हम क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 16 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जिस भी अनुपात में यदि गुणा करें, वो अनुपात हमें यह देखना है कि वो बाद का है या पहले का है। उतने साल हम उसको आगे पीछे ले आएंगे। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, जो है 16 साल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर 112 हमें दे रखा है, दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है। कोई भी हम दो व्यक्ति ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया मोहन और सोहन, है ना। मोहन और सोहन हमने दो व्यक्ति ले लिए। उनके आयु का अंतर कितना है? 10 साल का। यदि मोहन x वर्ष का है तो सोहन x + 10 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे कह रहा है 15 वर्ष पहले, मतलब 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये। 15 वर्ष पहले जो है बड़े की उम्र छोटे से दोगुनी थी। तो ये तो x-15 रहेगा, ये क्या हो जाएगा? x-5 हो जाएगा। अब बड़े की उम्र छोटे से दोगुनी थी, जो बड़े की उम्र है x-5, ये छोटा है इससे दोगुनी थी। किसकी? बड़े की उम्र, ये x-5। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2x-10, नहीं सॉरी, ये 15 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2x-30 = x-5। तो एक्स इधर लाएंगे और -30 इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी? यहाँ पर एक्स बराबर मिल जाएगा हमें 25। मतलब हमारे मोहन की उम्र कितनी हो गई? 25 साल हो गई। जो छोटा व्यक्ति है, नाम नहीं दे रखा है इसमें, लेकिन छोटे व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई? हमने मोहन माना था तो उसकी हो गई 25 साल। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यदि हमें बड़े व्यक्ति सोहन की उम्र निकालना है तो हम उसमें क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे तो उसकी उम्र, सोहन की उम्र कितनी निकल जाएगी हमें यहाँ पर? 35 साल। 10 जोड़ देंगे तो इस तरह से हम दोनों की उम्र निकाल सकते हैं। आगे का सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 113 हमें दे रखा है, एक कार्यालय में 1250 व्यक्ति कार्यरत है। पुरुषों की संख्या 650 और शेष महिलाएं हैं। एक कार्यालय है जिसमें 1250 लोग कार्यरत हैं, है ना। इसमें जो है पुरुषों की संख्या कितनी है? 650 है। मेल कितने हैं इसमें? 650 है। ठीक है। तो फीमेल कितनी होंगी इसमें? फीमेल हो जाएगी इसमें 600, है ना।
अब पूछ रहा है महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे, इसका सिंपलेस्ट रूप हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और ये 13 पंजे 65, तो ये 12:13 हमारा जो है इसका अनुपात निकल जाएगा। महिला और पुरुष का अनुपात पूछा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 114 हमें दे रखा है 44,100 वर्ग मीटर के एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ लगाने के लिए कितनी लंबाई की बाड़ की आवश्यकता होगी। हमें जो वर्गाकार फुटबॉल का मैदान दे रखा है उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, मतलब जो फुटबॉल मैदान है वो वर्गाकार है, तो वर्ग की जो कंडीशन है, वर्ग की जो मतलब शर्तें हैं वो इसमें फुटबॉल मैदान में लागू होगी, क्योंकि फुटबॉल मैदान हमारा वर्गाकार है। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का वर्ग। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें यहाँ कितना दे रखा है फुटबॉल मैदान का, 44,100। तो ये क्या हो जाएगा, ये भुजा का वर्ग से इधर हम जो वर्ग से वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये 441 हमारा 21 का वर्ग है, और इधर जो 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ जाएगी तो भुजा हमारी क्या मिल जाएगी, भुजा हमारी मिल जाएगी 210। अब हमें क्या करना है कि इसके आसपास बाड़ लगाना है, तो बाड़ लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये इसका बॉर्डर है तो इस पर बाड़ लगाना है, तो बाड़ लगाने के लिए हम इसके परिमाप का यूज करेंगे। तो परिमाप क्या होता है हमारा, वर्ग का परिमाप होता है हमारा भुजा 4 गुणित भुजा, है ना, भुजा गुणित 4 या 4 गुणित भुजा। तो भुजा हमारी क्या दे रखी है 210 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा 840। परिमाप क्या हो जाएगा इसका 840, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 115 हमें दे रखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 बराबर 0 के मूल है, मतलब इसके हमसे रूट पूछ रहा है। तो जैसे हमें जो समीकरण दे रखा है इसमें हमें क्या करना है, ये जो 15 दे रखा है इसके दो ऐसे पार्ट करना है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 15 आए और गुणा करने पर 56 आए। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि जोड़ने घटाने पर 15 आना चाहिए और गुणा करने पर 56 आना चाहिए, वही इसके मूल हो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस हम ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी ले सकते हैं, जैसे मैंने 8 और 7 मान लिया, तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ 8x प्लस 7x, कितना हो गया ये 15x हो गया, और 8 और 7 का गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पर प्लस 56 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या करा, x कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा x प्लस 8 प्लस इस वाले से हमने 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 8 दोनों तरफ है हमारे पास, तो x प्लस 8 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस 7 प्लस में, है ना, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को 0 के बराबर में अलग अलग रख लेंगे, तो x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर ही पर मेरा मिल जाएगा माइनस का 8 और x बराबर मिल जाएगा माइनस का 7। तो हमारे ये जो दोनों -8 और -7 क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के मूल हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 116 दे रखा है रूट में 14.44 का वर्गमूल बराबर है, मतलब जो ये संख्या 14.44 दे रखी है किसका वर्गमूल है निम्न संख्याओं में से। तो हमारा जैसे 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, और 4 का वर्ग हमारा होता है 16। अब ये जो 9 और 16 के बीच में है 14.4, तो ये 3 से बड़ी और 4 से छोटी संख्या आएगी, तो हमारा एक ही ऑप्शन दे रखा है डी वाला, जो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 117 दे रखा है हमें रूट में 529 बटे 9 दे रखा है ना, गुणा 9 बटे 36, ये भी रूट में दे रखा है। तो 529 किसका वर्ग होता है हमारा, जैसे हमें 529 है, यदि एकदम से समझ में नहीं आ रहा है तो ये 20 और 25 के बीच में हम, जैसे 25 का 625 हो रहा है, 20 का 400 हो रहा है, तो उसके बीच में है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, तो मतलब 23 का वर्ग ये हो सकता है। 23 का वर्ग करके देख लेंगे, 23 का वर्ग होता है 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, इन दोनों का गुणा करते हैं उसका डबल करते हैं, 3 दूनी 6 और उसका डबल करेंगे तो 12, 12 का 2 हासिल एक आ जाएगा, फिर 2 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करके एक जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 23 का वर्ग हो गया हमारा, है ना। तो ये 23 का वर्ग है बटे ये 3 का वर्ग है, गुणा फिर ये 3 का वर्ग और ये 6 का वर्ग, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 23 बटे 6। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए वाला सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 118 हमें दे रखा है, निम्न में से कौन सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ये जो निम्न भुजाएं दे रखी है इसमें से नहीं कौन सी है वो निकालना है। त्रिभुज का बनाने के लिए हमें शर्त क्या होती है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है ना। दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो ये हम तीनों भुजाओं में लागू करके देखेंगे। तो सी प्लस ए हमारा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बी से, मतलब ए प्लस बी का योग सी से ज़्यादा होगा, फिर बी प्लस सी का योग ए से ज़्यादा होगा, सी प्लस ए का योग बी से ज़्यादा होगा। इसी तरह से एक और शर्त होती है इसकी कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजाओं से कम होता है, ए माइनस बी कम होगा किससे, सी से, मतलब जो सी है वो ए माइनस बी के अंतर से बड़ा होगा, फिर बी माइनस सी बड़ा होगा, मतलब छोटा होगा ए से, फिर सी माइनस ए छोटा होगा बी से। इस तरह से ये दो शर्तें होती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है ना। तब जाके आप त्रिभुज की भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है ये फाइंड कर पाएंगे। जैसे हमारा यहाँ दे रखा है 3 और 3 और 3, ये मिसप्रिंट है, हटा देंगे इसको। 3 3 6 हो गया, 6 3 से बड़ा है। यहाँ तीनों भुजाओं की जो है लंबाई चौड़ाई 3 3 दे रखी है, तो ये इसमें त्रिभुज बन सकता है, क्योंकि इधर 3 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इस 3 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये 3 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इस 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ त्रिभुज बन सकता है। कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। फिर यहाँ देखेंगे हम बी वाले ऑप्शन में 2 और 3 का योग कितना होगा, 5 होगा, जो 4 से बड़ा होगा, फिर 3 और 4 का योग 7 होगा, जो 2 से बड़ा होगा, फिर 4 और 2 का योग 6 होगा, जो 3 से बड़ा होगा, तो मतलब इसमें भी त्रिभुज बन सकता है। फिर क्या करेंगे, सी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, 3 और 2 5 और 4 और 1 5, मतलब 5.5 बड़ा होगा 5.3 से। फिर आगे वाली भुजाएं चेक करेंगे, 2 और 5 7, 7 दशमलव, दशमलव के बाद वाली संख्याएं 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 7.4 बड़ा होगा 3.4 से, तो यहाँ भी ये भी बन सकता है। अब इसको और इसको 3 और 5 को चेक कर लेंगे, 5 और 3 8, इस 2 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर भी हमारा त्रिभुज बन सकता है। अब इसमें चेक कर लेंगे, 8 और 7 का योग 15 हो जाएगा, जो कि 15 से बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा, तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 119 दे रखा है, किसी संख्या का पांचवा हिस्सा उस संख्या से 4 कम है, मतलब कोई संख्या है x, है ना, उसका पांचवा हिस्सा उस संख्या से 4 कम है। कम के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे, उस संख्या का पांचवा हिस्सा उस संख्या से कितना कम है, 4 कम है, तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस एक्स बटे 5 बराबर 4, ये इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर 20, है ना। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू 5 निकल गई, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 110 हमें दे रखा है, गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत डालने का एक तरीका है। बच्चों के मन में क्या करता है, गणित तर्क करने की आदत डालता है, तो ये कथन किसका है, जॉन लॉक का कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और परिभाषाएं मैंने अगली स्लाइड में लिख रखी है, वो भी आप अपन चर्चा करते हैं। जैसे हमें परिभाषा दे रखी है रोजर बेकन की, रोजर बेकन महोदय कह रहे हैं, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। गणित जो है क्या है, सिंह द्वार है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है और कुंजी है, विज्ञानों की कुंजी है, मतलब सभी विज्ञानों में एंट्री करने की कुंजी और सिंह द्वार है, ये रोजर बेकन कह रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। हॉगबेन कह रहे हैं, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण क्या है, गणित है, ऐसा हॉगबेन कह रहे हैं। बेंजामिन पियर्स कह रहे हैं, गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पियर्स एक साबुन का ब्रांड होता है, उससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि उससे यदि हम नहाएंगे तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। इस तरह से बेंजामिन पियर्स को ध्यान रख सकते हैं। गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है, गॉस को गणित का राजकुमार कहा जाता है। गॉस कह रहे हैं कि गणित विज्ञान की क्या है, रानी है। और रोजर बेकन कह रहे थे, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है, मतलब सिंह क्या होता है, जंगल का राजा होता है। इस तरह से एक जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है जो गणित का, वो हमसे कह रहा है कि गणित विज्ञानों का राजा होता है, और एक वैज्ञानिक गॉस है, वो कह रहा है गणित विज्ञान की रानी है ना। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है, दोनों का अंतर ध्यान रखना है। प्लेटो के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, जो हमारी मस्तिष्क की जो क्षमताएं हैं उनको प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। और
एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। जो आत्मा सुसुप्त है, सोई हुई है, उसको उसमें क्या करता है, चेतना एवं नवीन जागृति लाता है। इस तरह से प्लेटो हमें कह रहे हैं। प्लेटो ने एक और अपने जो स्कूल बनाया था उन्होंने, उसमें एक बोर्ड लगाया था, उसमें लिखा था गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करें, मतलब जो गणित से अनजान है वो यहाँ प्रवेश ना करे। इस तरह से प्लेटो का एक और जो कथन है वो आपको ध्यान रखना है। मैं अगले किसी वीडियो में उसे ऐड कर लूँगा। और आज हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, उनसे आपको मदद मिलेगी। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।